हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि जो कहानी आज मैं लेकर आई हूँ, बचपन से ही इस नाम और इसके रचयिता दोनों ने मुझे बहुत फैसिनेट किया है। और रही सही कसर, बॉलीवुड ने पूरी कर दी इस पर मूवी बनाकर। और मुझे ही क्या जाने कितनों को किया है फैसिनेट इस नाम ने। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हैमलेट लेकर आई हूँ। विलियम शेक्सपियर का रचा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले। ये वर्ल्ड फेमस प्ले है और हमारे यहाँ लिटरेचर के स्टूडेंट्स को तो ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक ट्रैजिक कहानी है जिसमें डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट अपने पिता किंग हैमलेट की हत्या का बदला अपने चाचा से लेते हैं। बहुत सारे पात्र हैं इस कहानी में। कुछ मुख्य पात्र जो कि कहानी को बांध के रखते हैं, जिनके ऊपर कहानी बेस्ड है, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ, वरना समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहला मुख्य पात्र है प्रिंस हैमलेट खुद। दूसरा मुख्य पात्र है किंग हैमलेट का भूत। जी हाँ, भूत भी इस कहानी में एक पात्र है। ये ही वो पात्र है जो प्रिंस हैमलेट को आकर बताते हैं कि उनकी हत्या की गई है, उनको सांप ने नहीं डसा था और वो अपने बेटे को उनकी हत्या का बदला लेने के लिए उकसाते हैं। तीसरा मुख्य पात्र है क्लॉडियस, यानी कि प्रिंस हैमलेट का चाचा, जो उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी माँ से विवाह करके राज सिंहासन पर बैठ जाता है। चौथा पात्र है उसकी माँ रानी गर्टरूड। पांचवा पात्र है उनके शाही दरबार का एक बुद्धिमान दरबारी पोलोनियस। छठा पात्र है लियर्ट्स, जो कि पोलोनियस का बेटा है और फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहा है। सातवां पात्र है ओफिलिया, जो पोलोनियस की बेटी है और प्रिंस हैमलेट से प्रेम करती है। और आखिरी ज़रूरी पात्र है इस कहानी का होरेशियो, जो हैमलेट का बहुत खास दोस्त है और शुरू से अंत तक हैमलेट के साथ बना रहता है। यूं तो और भी कुछ पात्र हैं इस कहानी में, जैसे जैसे मैं सुनाती जाऊंगी आपको पता पड़ता जाएगा, पर मुख्य रूप से यही कुछ किरदार हैं जो कहानी को बांध के रखते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय डेनमार्क में एक राजा शासन करता था। उसका नाम था किंग हैमलेट। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था गर्टरूड। दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रिंस हैमलेट। एक दिन अचानक किंग हैमलेट की संदेहजनक स्थिति में मृत्यु हो गई। ये खबर उनके छोटे भाई क्लॉडियस ने प्रजा को दी। क्लॉडियस ने प्रजा को बताया कि किंग हैमलेट की जहरीले सांप द्वारा डसने से मृत्यु हो गई है। प्रिंस हैमलेट को उसके पिता की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। वह इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि एक और दुखद समाचार उसे प्राप्त हुआ कि उसकी माँ रानी गर्टरूड ने उसके चाचा क्लॉडियस से विवाह कर लिया और रानी के नए पति की हैसियत से अब क्लॉडियस डेनमार्क का राजा बन जाता है। प्रिंस हैमलेट को इस विवाह के पीछे किसी षड्यंत्र के छिपे होने की आशंका होने लगी कि कहीं उसकी माँ और चाचा ने मिलकर तो उसके पिता की हत्या नहीं कर दी, वरना इतनी जल्दबाजी में क्यों उसकी माँ ने चाचा से विवाह किया, या फिर कहीं उसके चाचा ने ही तो राजगद्दी के लालच में उसके पिता की हत्या नहीं कर दी। ऐसे ही अनेकों सवाल प्रिंस हैमलेट के मन में उमड़ रहे थे। तभी महल के दो सेवकों मर्सिलिस और बर्नार्डो ने बताया कि उन्होंने महल के सामने किंग हैमलेट की आत्मा को भटकते हुए देखा। उन्होंने ये बात होरेशियो को बताई। होरेशियो ने भी जाकर उस आत्मा को देखा। होरेशियो ने अपने दोस्त प्रिंस हैमलेट को ये सारी बात बताई और कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पिता की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। सब लोग रात को वहां पर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो आत्मा उन सेवकों को और होरेशियो को दिखी थी। थोड़ी ही देर में सेवकों ने प्रिंस के कान में कहा, भूत। प्रिंस को अपने पिता की आत्मा स्पष्ट दिखाई दी रात की चांदनी में। वो आत्मा प्रिंस को ही देखे जा रही थी। प्रिंस ने अपने पिता को पुकारा। दोनों सेवकों ने उन्हें रोकना चाहा, पर प्रिंस नहीं रुका और पिता की आत्मा की तरफ बढ़ चला। किंग हैमलेट की आत्मा ने इशारे से प्रिंस को एकांत में चलने को कहा। दोनों एक एकांत जगह में पहुंचे। फिर
किंग ने प्रिंस को अपनी मौत का राज बताया। उसने बताया कि उसकी मौत सांप के काटने पर नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रिंस को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, पर पिता ने उसे सब्र रखने को कहा। फिर उन्होंने बताया कि उस दिन जब वह बाग में लेटे हुए थे तब उनके छोटे भाई ने उनके कान में जहर टपका दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने बेटे से अपनी हत्या का बदला लेने को कहा, पर साथ ही यह भी कहा कि वो अपनी माँ को माफ कर दे और उसका फैसला भगवान पर छोड़ दे। फिर वो आत्मा चली गई। अब प्रिंस के दिमाग में अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने की बात घूम रही थी, पर वो इससे पहले ये पक्का करना चाहता था कि वाकई ऐसा कुछ हुआ भी था, क्योंकि स्वभाव से शुरू से ही वो काफी ध्यानपरायण यानी सोच विचार कर कोई भी फैसला लेने वाला था। यहाँ क्लॉडियस के बारे में थोड़ा बता दूं, वो शातिर तो था पर वो एक कुशल शासक था। उसने पड़ोसी देश नॉर्वे के आक्रमण से डेनमार्क को बड़ी सफलता से बचा रखा था। क्लॉडियस ने एक और होशियारी ये करी कि उसने शाही दरबार के एक बुद्धिमान दरबारी पोलोनियस की मदद से प्रिंस हेमलेट के चारों तरफ जासूस छुड़वा दिए, जो पल पल की खबर उस तक पहुंचा देते थे। जब नए राजा क्लॉडियस ने देखा कि प्रिंस हेमलेट हर वक्त शोक में डूबा हुआ रहता है, तो उसने पोलोनियस के बेटे लियर्ट्स के साथ प्रिंस को स्कूल वापस लौटने को कहा। लियर्ट्स तो चला गया, पर प्रिंस नहीं गया, क्योंकि वो तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। बस उसे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर वक्त वो जासूसों से घिरा रहता था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी वेशभूषा और चाल ढाल और बोलचाल का तरीका भी बदल लिया। वो अपनी माँ और चाचा को ये विश्वास दिला देना चाहता था कि वो पागल हो चुका है। फिर भी क्लॉडियस ने पोलोनियस को उस पर नजर रखने को कहा। पोलोनियस की एक बेटी भी थी, ओफेलिया। उसे प्रिंस हेमलेट से प्यार था और ये बात उसके पिता को पता थी। अब प्रिंस हेमलेट ने अपनी तरकीबों से पोलोनियस को ये यकीन दिला दिया कि वो उसकी बेटी के प्यार में ही पागल हुआ है। किसी को भी ये नहीं पता था कि असल में वो पागल होने का अभिनय कर रहा है। धीरे धीरे क्लॉडियस को भी लगने लगा कि एक पागल से उसे भला क्या खतरा हो सकता है, तो उस पर से जासूस हटवा दिए गए। अब वह आज़ादी से क्लॉडियस की हत्या की तैयारी करने लगा। बस उससे पहले वो उसे एक बार परखना चाहता था। लेकिन फिर भी क्लॉडियस ने प्रिंस हेमलेट को डेनमार्क से बाहर करने का सोच लिया। इसी के चलते उन्होंने हेमलेट के दो सहपाठियों गिल्डनस्टर्न और रोजनक्रांस को डेनमार्क बुलवाया और दोनों को दो जिम्मेदारियां सौंपी गई। पहली ये कि हेमलेट को अपने साथ स्कूल ले जाएं और दूसरी ये कि उस पर नज़र रखें। दोनों अपने साथ एक नाटक मंडली भी लाए थे। उन्होंने वहां पर एक नाटक मंचित किया। उस नाटक में राजा की हत्या का एक दृश्य था। कलाकारों ने इतना स्वाभाविक अभिनय किया कि लोगों को राजा की हत्या का दृश्य देखकर रोना आ गया। एक आदमी तो बेहोश भी हो गया। ये देखकर प्रिंस हेमलेट के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने उसी नाटक की पटकथा में कुछ परिवर्तन किया और अपने पिता की असल में जैसे हत्या की गई थी वैसा दृश्य नाटक में डलवा दिया और क्लॉडियस को भी नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे दिन महल में नाटक का मंचन तय हुआ। नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार थी। वियना नगर में एक राजा गुंजाक था। उसकी एक रानी थी बेप्तिस्ता। वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। उसका एक चचेरा भाई था लोशियन। वह राजा से बहुत चिढ़ता था। एक दिन जब राजा बगीचे में लेटा हुआ था तब लोशियन ने धोखे से उसके कान में जहरीले तेल की कुछ बूंदें टपकाकर उसे मार दिया। फिर उसने राजा की पत्नी को अपने वश में करके राजगद्दी अपने कब्जे में कर ली। नाटक का मंचन शुरू हुआ। हत्या वाला दृश्य क्लॉडियस से देखा नहीं गया, क्योंकि जो राज उसने छुपा रखा था वो उसके सामने मंच पर मंचित हो रहा था। वो एकाएक वहां से उठकर चला गया। प्रिंस हेमलेट यही देखना चाहता था कि क्लॉडियस के हाव भाव कैसे बदलते हैं। वो उसके पीछे पीछे उसे मारने जाता है, पर उसे प्रार्थना में बैठा देखकर उसे नहीं मारता, क्योंकि वो सोचता है कि प्रार्थना करते वक्त अगर उसको वो मारे तो वो स्वर्ग में जाएगा। वो उसको इतनी अच्छी मृत्यु नहीं देना चाहता था। फिर वो होरेशियो से कहता है कि देख लो, इनके हाव भाव से ये पता पड़ गया कि ये कुकर्म
इन्होंने ही किया है। वहां नाटक देखने के बाद गर्ट्रूड ने प्रिंस हेमलेट को अपने कमरे में बुलवाया था। तो क्लॉडियस के पास से उसे बिना मारे निकलने के बाद हेमलेट रानी के कमरे की तरफ जाता है। अब रानी उससे कहती है कि अपने नए पिता से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसको। प्रिंस हेमलेट ने क्लॉडियस को पिता मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वही हत्यारा है उसके पिता का। हेमलेट को गुस्से में देखकर वो वहां से जाने लगी। हेमलेट ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो तब तक नहीं जा सकती जब तक कि वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे देती। वो हाथ छुड़ाने लगी पर छुड़ा नहीं पाई और घबरा कर बचाओ बचाओ चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर वहां पर्दे के पीछे से भी कोई बचाओ बचाओ चीखने लगा। प्रिंस हेमलेट को लगा कि शायद क्लॉडियस ही पर्दे के पीछे खड़ा है और उसी ने प्रिंस को मरवाने के लिए चालाकी से कमरे में बुलवाया है। प्रिंस ने अपनी तलवार निकाली और पर्दे के पीछे खड़े इंसान पर चला दी, पर पर्दा हटने पर देखा कि वो पोलिनियस था। उसे देखकर हेमलेट बोला कि इस अपराध के लिए ओफेलिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। गर्ट्रूड घबरा गई और भागने लगी, पर हेमलेट ने उसे रोककर कहा कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। उसने अपनी माँ को क्लॉडियस की क्रूरता से अवगत कराया। वो रोने लगी तो प्रिंस हेमलेट ने माँ के आंसू पोंछकर कहा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। ये वाक्य किंग हेमलेट की आत्मा ने पूरा किया। प्रिंस हेमलेट ने पीछे मुड़कर देखा कि किंग की आत्मा वहीं खड़ी थी। वो आत्मा बोली कि वो वहां उसे याद दिलाने आई है। प्रिंस ने अपने माँ को अपने पिता की आत्मा दिखाने की कोशिश करी, पर उसे सिवाय किंग हेमलेट की एक तस्वीर के वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये सारा घटनाक्रम जासूसों ने क्लॉडियस तक पहुंचा दिया। क्लॉडियस ने प्रिंस हेमलेट को अगले ही दिन विदेश भेजने का प्रोग्राम बनाया और बहाना बनाया कि दरबारी पोलोनियस की हत्या की वजह से प्रजा में उसके प्रति बहुत आक्रोश है। अगर वो यहीं रुका तो उसकी हत्या भी हो सकती है। जब वो जहाज पर चढ़ा तब क्लॉडियस ने प्रिंस के दोनों सहपाठियों को एक गुप्त चिट्ठी दी जो इंग्लैंड के राजा के नाम थी, जिसमें लिखा था इंग्लैंड पहुंचते ही प्रिंस हेमलेट की हत्या करा दी जाए। यह चिट्ठी हेमलेट के हाथ लग गई और उसने अपना नाम उस चिट्ठी से काटकर अपने दोनों सहपाठियों का नाम उस पर लिख दिया था। इंग्लैंड पहुंचने के रास्ते में उनके जहाज को समुद्री डाकुओं ने घेर लिया। सभी को मौत के घाट उतार दिया सिवाय प्रिंस हेमलेट के। प्रिंस जानकर उन्हें छोड़ दिया गया। हेमलेट किसी तरह डेनमार्क वापस पहुंचते हैं। उसे वहां पर 2 जने कब्र खोदते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसे पता पड़ता है कि ये ओफेलिया की कब्र खुद रही है। अपने पिता की मृत्यु के दुख में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी। जब वो 2 आदमी कब्र खोद रहे थे तब उन्हें एक नरमुंड मिला। उसे देखकर हेमलेट बोला कि ये नरमुंड तो योरिक नाम के एक मस्खरे का है जो उसके बचपन में उसे खिलाया करता था। ओफेलिया की मौत की खबर सुनकर हेमलेट सीधा उसके अंतिम क्रिया के जगह पर पहुंचा। वहां पर उसका भाई उसे दफनाने वाला था। वो लियट्स जो फ्रांस में था, जिसे स्कूल भेज दिया गया था। क्लॉडियस ने लियट्स को हेमलेट के खिलाफ भड़का दिया था कि उसके पिता और बहन की मौत का जिम्मेदार प्रिंस हेमलेट ही है। लियट्स हेमलेट को देखते ही उस पर टूट पड़ा। क्लॉडियस को बीच बचाव करना पड़ा। फिर दोनों के बीच क्लॉडियस ने एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया ताकि दोनों अपनी दूरियां पाट सकें। पर यह हेमलेट के खिलाफ क्लॉडियस और लियट्स द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र था। ये तय हुआ कि लियट्स को जहर बुझी तलवार दी जाएगी जिसकी एक खरोंच लगने से भी हेमलेट मारा जाएगा। वहां दूसरी तरफ पड़ोसी देश नॉर्वे डेनमार्क पर हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि किंग हेमलेट ने अपने शासनकाल में नॉर्वे पर हमला करके वहां के राजा फोर्टिनब्रस को मार डाला था। अब वहां का प्रिंस डेनमार्क पर हमला करने की पूरी तैयारी के साथ कूच कर चुका था। द्वंद्व युद्ध का दिन आ गया। क्लॉडियस ने वहां पर एक जहर मिला शरबत का ग्लास भी रखवा दिया था। उसमें वही जहर मिला हुआ था जिससे उसने किंग हेमलेट को मारा था। इरादा ये था कि अगर प्रिंस हेमलेट किसी तरह द्वंद्व युद्ध से बच भी जाए तो उसे वो शरबत पिला दी जाएगी। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। पहले के कुछ वार लियट्स ने जानबूझकर खाली जाने दिए।
प्रिंस हेमलेट को लगने लगा कि वो जीतने वाला है। मौका पाकर लियट्स ने तलवार से प्रिंस को घायल कर दिया। विष उसके बदन में फैलने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लियट्स के हाथ से तलवार छीनकर उसी की छाती में घुसा दी और लियट्स वहीं मर गया। अपने बेटे को मरते देख रानी बहुत घबरा गई और घबराहट में उसने वो शरबत पी ली जिसमें विष मिला हुआ था। क्लॉडियस रानी को ये बताना भूल गया था कि उस शरबत में विष मिला हुआ है। अपनी माँ को मौत के करीब देखकर हेमलेट को बहुत क्रोध आया। उसे ये पता पड़ चुका था कि उसके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। वो क्लॉडियस की तरफ बढ़ा और उसके सीने में तलवार उतार दी। क्लॉडियस मर गया। फिर हेमलेट खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। होरेशियो वहां आ गया। प्रिंस हेमलेट ने उससे कहा कि वो जनता को सारी सच्चाई बताए कि उसने बस अपने पिता की हत्या का बदला लिया है। होरेशियो ने हामी भरी। इतने में नॉर्वे के प्रिंस महल में सेना सहित दाखिल होते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही सब मरे पड़े हैं। होरेशियो उसे सारी कहानी बताते हैं। तो नॉर्वे के प्रिंस हेमलेट को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हैं और प्रजा में घोषणा करवाते हैं कि प्रिंस हेमलेट कोई हत्यारा या भगोड़ा नहीं था। उसने बस अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। प्रिंस हेमलेट को मरने के बाद भी सम्मान प्राप्त हुआ और क्लॉडियस और रानी गर्ट्रूड को उनके किए की सजा मिली। इसी बीच इंग्लैंड के राजदूत ने आकर खबर दी कि जैसा यहाँ के राजा ने संदेश भिजवाया था उसकी पालना हो गई है। उन दोनों लड़कों को मरवा दिया गया है। तो अंत में सबको अपने अपने किए की सजा मिल चुकी थी। तो कैसी लगी कहानी? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब खूब सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, पर मैंने कोशिश किया है कि एक सरल तरीके से मैं इसका सारांश बताऊं। कुछ भूल चूक हो गई हो तो शेक्सपियर जी मुझे माफ़ करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब फटाफट कर लें। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।